नमस्ते। भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसमें 5 लेक्चर कवर किए हैं और 5 लेक्चर में अब तक हम जो अर्थव्यवस्था की बुनियादी संकल्पना से लेकर के जो है हम बजट तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि अभी भारत में जो संसद का बजट सत्र प्रारंभ भी हो गया है, 28 तारीख से, मतलब आज से प्रारंभ हो गया और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट प्रारंभ हुआ। तो ये तो बहुत बेसिक बातें हुआ। अब हमें ये समझना है कि हमारे एग्जाम के लिए बजट से संबंधित प्रश्न क्या पूछे जाते हैं और क्या पूछे जा सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बजट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न, एक तो मैंने इसके पहले लेक्चर में जो कवर किया है उसमें भी बजट से संबंधित प्रश्न है और ये जो लेक्चर होगा इसमें भी बजट से संबंधित प्रश्न। और ऐसे भी जो है जानते हैं कि बजट जो है पूरे अर्थव्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। पूरी अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा को निर्देश करने वाले जो है मूल सिद्धांत एक प्रकार से बजट में ही रखे जाते हैं। तो एक प्रकार से अगर ये देखा जाए तो ये हमारे कोई भी एग्जाम के लिए हो, बाद में हम कोई भी एग्जाम दे, उसमें बजट बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब उसमें प्रश्न के तो कई अलग तरीके हो सकते हैं, मगर सीजीपीएससी फिर बाकी और एग्जाम के लिए क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो पहले तो भी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, उसमें भी क्वेश्चन मैंने कवर किया। इसके बाद फिर आगे इसी क्रम में बजट से संबंधित हम साथ में कवर कर रहे हैं। अब इसमें जैसे कि आज के लिए जो पहला प्रश्न होगा इस लेक्चर में, उसमें जैसे कि मैंने प्रश्न ले रखा है इसमें, इसको जो पहला प्रश्न है, जैसे कि इससे पहले मैंने अब तक इसमें 91 क्वेश्चन कवर किए हैं और ये 52वें नंबर क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन है ये। आज के लिए पहला लेक्चर होगा, हमारा पहला क्वेश्चन होगा। अब इसमें जो है देखिए प्रश्न ये है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी जो है इस पूरे वर्ष में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुर्खियों में रहा है। तो बहुत स्वाभाविक रूप से जीएसटी से संबंधित बातें जो है सीजीपीएससी की कोई भी एग्जाम में जीएसटी संबंधित प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। क्यों? क्योंकि जीएसटी जो है 2.0 जिनको 22 सितंबर से लागू किया गया 2025 में, ये इसीलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कह सकते हैं जीएसटी को जो है बहुत बड़ा रिफॉर्म माना जा सकता है इसमें। एक तो पहला जो है हमने 1 जनवरी 2017 को हमने जीएसटी लागू किया, ये पहली बातें हुआ। उस समय उसमें 4 स्लेब हुआ करते थे, मतलब कर के लिए 4 अलग अलग दर हुआ करता था। अब 22 सितंबर 2025 से उस 4 स्लेब हुआ करता था उनके स्थान पर अब जो नया स्लेब हमारे पास में है उसमें अब केवल 2 स्लेब है। अब केवल 2 स्लेब है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जीएसटी का एक प्रकार से रेशनलाइजेशन किया गया, उनको युक्ति युक्त और बनाया गया। एक प्रकार से कर सुधारों की श्रृंखला में बहुत बड़ा सुधार था, ये कह सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न पूछे। इसके साथ साथ बहुत बेसिक होता है भी जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी जो है बहुत बेसिक से बात है। इसका पूरा फॉर्म अगर देखेंगे तो जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु और सेवा कर। तो वस्तुओं और सेवा पर लगने वाला कर होता है बेसिकली ये। और ये किस प्रकार का कर है? ये होता है अप्रत्यक्ष कर होता है। एक्चुअल में कर जो है 2 प्रकार के स्वरूप में कह सकते हैं। एक डायरेक्ट, एक प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर इसका मतलब होता है कि यदि जो है कोई कर लगाया, भारत सरकार या राज्य सरकार ने अगर कर लगाया, तो कर जो है सीधे जिनके ऊपर लगाया है वही अगर भुगतान कर रहा है, मतलब उनको भुगतान करने की जिम्मेदारी, जमा करने की जिम्मेदारी अगर देखा जाए तो जिस पर लगाया है वही अगर भुगतान कर रहा है, तो वहां होता है प्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर का मतलब यह है कि उसमें भुगतान तो जो है कोई और कर रहा है, मगर एक्चुअल में जो है उनको जमा करने की जिम्मेदारी जो है किसी और की होती है। तो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो कर एक प्रकार से जो है देखा जाए तो एक अप्रत्यक्ष कर हुआ और दूसरा होता है इनमें एक प्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब जैसे कि जो आय कर, इनकम टैक्स जो है, आय कर, निगम कर, निगम कर जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो निगम कर। तो ये सब क्या होता है? इनडायरेक्ट। ये सब क्या है? डायरेक्ट टैक्स होता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जैसे कि सबसे बड़ा इसमें क्या है? जीएसटी। क्योंकि जीएसटी जो है हम सीधे खुद, अगर मान लो आपने किसी रेस्तरा में, किसी होटल में अगर अच्छा खाना खाए और उसके बाद उस पर टैक्स लग करके आए, तो टैक्स तो जमा करने नहीं जाते हैं, आप भुगतान किसको करते हैं? हम सीधे तौर पे वो जो उसका मालिक है, जो उसमें जो पैसा ले रहा है, उनको भुगतान कर देते हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमने जो पैसा दिया है कर के रूप में उनको सरकार के खाते में जमा करे। तो इस प्रकार से जीएसटी जो है क्या होता है? वो अप्रत्यक्ष कर होता है। इसी से संबंधित प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है। अब कर किस प्रकार का? प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। ये क्या है?
अप्रत्यक्ष कर है, ये तो ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि वस्तु एवं सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है, इसकी बात नहीं हो रही है भाई, सीधे तौर पे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ऊपरी मुझसे कोई भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, तो उत्तर कौन सा आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये तो हो गया जीएसटी, अब उससे संबंधित उत्तर कौन सा आ गया हमारा, बी। अगला प्रश्न फिर जीएसटी संबंधित है। अब देखो यहां पर क्या रखे, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में किस कर को समाप्त किया गया। एक्चुअली में देखो ऐसा समझ नहीं क्यों, में एक्चुअली में जो है भारत में कर सुधार के लिए तो बहुत सारे अलग अलग कमेटी बनाया गया, बहुत पहले से चला आ रहा था, तो उसमें जो है और भी कई अलग अलग व्यवस्था था करों की। तो पहले तो जीएसटी नाम का कोई चीज होता ही नहीं था, इसके पहले एक वेट करके चलता था, वेट वैल्यू एडेड टैक्स जिनको कहते थे, उसके पहले भी और प्रकार सेल टैक्स चलता था, और बहुत सारे प्रकार से ये। तो एक्चुअल में जो है ऐसा कर देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कर लगाए जाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा भी अलग अलग प्रकार के कर लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कर जो है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कर जो है इसमें भारत सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं, कुछ कर जो है भारत सरकार लगाता है, और कुछ जो है राज्य सरकार लगाता है। इसका मतलब ये कि राज्य सरकार का मतलब, जैसे कि वर्तमान में अगर सोचे तो कितना, 28 राज्य है। अब 28 राज्य मतलब ये कि अगर सब राज्य अगर अलग अलग अपना अगर मान लो अलग अलग वस्तुओं पर, या फिर एक ही वस्तुओं पर अगर मान लो अलग अलग रेट अगर रखे, अलग अलग कर की अगर दर रखे, तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग राज्य में उस वस्तु का दर, उस वस्तु का जो मूल्य होगा वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है जो रेट डिसाइड करने वाले कौन है, रेट जो जो कर का दर डिसाइड करने वाले कौन है, अलग अलग राज्य है। और भारत में अगर 28 राज्य है, इसका मतलब 28 प्रकार के कर लग सकते हैं, 28 प्रकार के, 28 अलग अलग कर की दर एक ही वस्तु पर 28 प्रकार का हो सकता है। इसका मतलब यह कि एक राज्य में वह वस्तु सस्ता भी हो सकता है और दूसरे राज्य में महंगा भी हो सकता है। इससे जो है पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी समस्याएं होती है। इसी सब बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने संविधान में संशोधन करके, संविधान में 101वां संविधान संशोधन पारित किया, संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया 2016 में, 2016 में 101वें नंबर का, 101 की बात कर रहा हूं। और इसके माध्यम से संविधान में जो है बहुत सारी चीजें जोड़े हैं हमने। एक तो जीएसटी परिषद को हमने संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित कर दिया, इनके साथ में एक अनुच्छेद भी जोड़ दिया, और साथ में जो है जीएसटी एक मत के रूप में हमने समवर्ती सूची में रख दिया। जीएसटी जो है एक मत के रूप में, जीएसटी मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वस्तु और सेवा कर, इनको समवर्ती सूची के अंदर रख दिया गया, जिनमें बहुत सारे प्रावधान भी किया गया। एक अनुच्छेद भी जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 79A जोड़ दिया गया, 279A जोड़ दिया गया। इनके साथ साथ इसी में जो है जीएसटी परिषद की भी व्यवस्था किया गया। तो जीएसटी परिषद एक प्रकार से क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में इनका उल्लेख है, इनकी संविधान में इनकी संरचना दिया गया है, इनकी संरचना है जिनमें वित्त मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। अब ये सब बातें जितनी भी कह रहा हूं, ये सब जीएसटी के लिए सब कुछ किया हुआ था। इसी प्रक्रिया को जो 101वां संविधान संशोधन जब कर दिया गया, तो इसी को फिर फाइनली जो है जीएसटी के रूप में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 बहुत इंपॉर्टेंट दिन कह सकते हैं, जिस दिन जीएसटी को लागू किया गया। उस समय जो है भारत में एक प्रकार से कह सकते हैं कि लगभग एकल कर प्रणाली लागू हुआ, सिंगल टेस्ट सिस्टम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितना जो है जीएसटी लगेगा किसी वस्तु पर, वैसे ही जो है पूरे देश में उतना ही दर ही लगेगा। मतलब ये अभी अलग अलग रेट नहीं है, अलग अलग कर नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में अगर मान लो कोई पेन अगर मान लो उस पर जितना टैक्स लगा है, वहां मध्य प्रदेश जाएंगे तो उस पर उतना ही कर लगेगा, वैसे अगर राजस्थान जाएंगे तो भी उतना ही कर लगेगा। मतलब पूरे भारत में क्या हो गया, एक देश और एक कर, एक प्रकार से यही है बेसिकली ये। तो जीएसटी जो है अब पूरे भारत में, अब ये तो ठीक है, अब 2017 में जब हमने लागू किया तो उस समय इसमें जो कर का जो स्लैब था, कर स्लैब कहते हैं, कर स्लैब का मतलब है कि कर का दर। अब कर का दर का मतलब उसमें 4 स्लैब हुआ करते थे। पहले उसमें जो है 5%, फिर 12%, 5, फिर 12, फिर उसमें 18 और उसमें 40%। थोड़ा सा उल्टा हो गया ऐसा लग रहा है, 28% था इसमें एक्चुअल में, ये थोड़ा सा उल्टा हो रहा है एक्चुअल में। मतलब इसको ऐसा समझना है कि पहले जो है इसमें 4 स्लैब हुआ करते थे, 4 स्लैब हुआ करते थे। ये 2017 की बात कर रहा हूं मैं, मगर जो है इसी को थोड़ा सा रिफॉर्म करके 2022 में 2025 में 22 सितंबर 2022
2025 को, तो 22 सितंबर 2025 को जो 4 स्लैब हुआ करते थे, अब उनको जो है 2 स्लैब बना दिया गया। अब उसमें 2 स्लैब बना दिया गया, कुछ तो 5% के दायरे में आ गए और कुछ उसमें जो है 28% के दायरे में आ गए। अब इसी के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई जीएसटी के द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया। तो जब जीएसटी को बनाया गया और उनको लागू किया गया, तो उस समय भारत में प्रचलित बहुत सारे जो कर थे, जो कुछ भारत सरकार द्वारा लगाए जाते थे और कुछ राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते थे, उन करों को जो है जीएसटी में मिला दिया गया। उसको करों में जीएसटी मिला दिया गया, कुछ को समाप्त कर दिया गया। एक प्रकार से कहा जाए तो बहुत सारे कर सेंट्रल गवर्नमेंट के करीब 6-7 कर थे, उनको एक प्रकार से समाप्त कर दिया कह सकते हैं, या फिर जीएसटी मर्ज किया ऐसे कह सकते हैं। वैसे ही राज्य सरकार के बहुत सारे कर थे, प्रवेश कर वगैरह था, उसमें मनोरंजन कर वगैरह था, बहुत सारे कर, संपत्ति, बहुत सारे कर था उनमें, उन सब करों को एक प्रकार से किसे मिला दिया, जीएसटी में मिला दिया। तो इसका मतलब ये कि वो टैक्स क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब उसके स्थान पर क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि किनको किनको समाप्त किया, किसको समाप्त नहीं किया। अब कह रहे हैं जैसे कि किस कर को समाप्त किया गया। अब जैसे कि अब इसमें दे रखा है इनकम टैक्स को समाप्त किया गया, किस सेक्टर को समाप्त किया गया, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब आयकर, भाई ये तो अभी भी लगता है, ये तो आय पर कर है, ये वस्तु की बिक्री पर, खरीद की वस्तु की बिक्री या फिर उनकी सेवा देने के बदले पर कर नहीं है, ये बेसिकली इनकम पर लगने वाला कर है। जबकि यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम, जीएसटी की बात, गुड्स और सर्विसेज टैक्स की बात कर रहे हैं। अब ये आयकर, इसको तो समाप्त नहीं किया गया जीएसटी से, ये तो अभी भी लगता है। इसके अलावा जैसे कि कारपोरेट टैक्स, जिनको बोलते हैं निगम कर, निगम कर, जो सरकारी कंपनी जो है, कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, अगर मान लो जो तभी एक्टिविटीज करता है, खरीद बिक्री करता है, तो उस पर उसकी जो आय होता है उस पर एक टैक्स लगता है, उसे बोलते हैं निगम कर, ये कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। ये तो अभी भी है, इनका जीएसटी कोई कोई सरोकार नहीं है, तो ये भी इसमें नहीं आने वाला है। उसके बाद तीसरा अगर देख लेते हैं संपत्ति कर, संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स जो है, तो प्रॉपर्टी टैक्स ठीक है, राज्य सरकार वसूल करता ही है, ये तो अभी भी वसूल करता है, जानते हैं इसमें, तो ये जो है जीएसटी के दायरे में नहीं है, जीएसटी के दायरे में नहीं है। अब इसमें जो है समाप्त किया गया था किसको, मूल्य संवर्धित कर, जिनको बोलते थे वेट, जिनको बोलते थे वेट। वेट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। मूल्य वर्धित कर का मतलब ये है कि कोई वस्तु को बनाने के लिए जो हमने कुछ कच्चे पदार्थ का प्रयोग किया, उसमें हमने अपनी जो है मेहनत लगाया, कुछ नए चीजों को और जोड़े, उसका मूल्य हमने बढ़ाया। तो जितना मूल्य बढ़ाए हैं उस पर कर लगाने की बात होती थी इस वेट में, मगर वो भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग हुआ करता था। इसीलिए जो है वेट के स्थान पर 1 जनवरी 2017 से वेट को जीएसटी में मर्ज कर दिया गया, या जीएसटी की लाए तो उनको समाप्त कर दिया, ये कह सकते हैं। किसको समाप्त किया गया, वेट को समाप्त किया। उत्तर कौन सा आ गया हमारा, सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है। अब यहां पर देखो 4 संविधान संशोधन दे रखा है। अब यहां तो देखो ये 98 वाला जो है इससे तो नहीं है, इनका संबंध जो है 99 ये तो जो है वो एनजीएससी वाला था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग वाला था, ठीक है। इसके बाद 16 नवंबर का संविधान संशोधन जो है, ये जो है बांग्लादेश के साथ में जो जो एनक्लेव है, अंतर क्षेत्र कहते हैं, उनके जो है जब हमने ट्रांसफर किया था उससे संबंधित था। इसी में दे रखा है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006, इनका संबंध जो है सीधे जीएसटी से है। यही जो है संविधान में अनुच्छेद भी जोड़ता है 279A को, और साथ में जीएसटी परिषद की भी व्यवस्था करता है, इस तरह से ये। तो ये सब उत्तर कौन सा जाएगा इसमें, जो है डी, 101वां संविधान संशोधन से हमने जीएसटी की व्यवस्था किया। इसके बाद अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है कि यहां भी जीएसटी से संबंधित है, क्योंकि जीएसटी बहुत सुर्खियों में रहा है, इसलिए मैंने बहुत सारे अलग अलग इसमें ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। जैसे कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया, किनको शामिल नहीं किया। अब देखो जैसे मैंने बताया कि इसमें जीएसटी में जो है, जीएसटी में इसमें एक तो केंद्र के बहुत सारे कर और राज्य के बहुत सारे कर, राज्य के ज्यादा कर, एक्चुअल में करीब 14-15 टैक्स को राज्य में जीएसटी मिला दिया गया, और वैसे करीब 6-7 जो टैक्स थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंटर का था, उनको जो है जीएसटी मर्ज कर दिया। अब पूछे किसको मर्जा,
किसको मर्जर नहीं किया गया है, पूछ रहे हैं किसको नहीं किया गया भाई, उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क मतलब क्या है, वस्तुओं के उत्पादन पर जो शुल्क लगता है उनको उत्पाद शुल्क कहते हैं। एक प्रकार से कर है बेसिकली, उत्पाद शुल्क भी है, फिर उत्पाद कर भी कह सकते हैं। तो वस्तुओं के उत्पादन में जो कर लगता है उसको उत्पाद शुल्क कहते हैं। इनको तो जीएसटी में मिला दिया गया, इनको सम्मिलित किया गया। उसके बाद मूल्यवर्धित कर, जैसे मैंने बताया, इनको बोलते हैं वेट, और इनको इनको बोलते हैं उत्पाद शुल्क बोलते हैं सीएसटी, इसको बोलते हैं सेंटर सेंटर एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, इनको सेंटर एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, सीए सेंटर एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। ये सेंटर एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहा हूं मैं। ये तो ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क होगी। दूसरा क्या है, इसमें मूल्य वर्धित कर, मतलब क्या बोलते हैं, वेट। वेट का मतलब क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स। तो इनको भी जीएसटी में मर्ज किया गया। इनके सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स जो है ये तो सर्विस टैक्स मतलब क्या है, सेवाओं पर कर, जैसे कि वर्तमान में क्या है, किसमें सम्मिलित है, तो जीएसटी के अंदर इनको सम्मिलित कर दिया गया है। तो एक्चुअल में बचा क्या है इसमें, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क का मतलब क्या होता है, जैसे कि भारत है तो भारत की सीमा में अगर मान लो विदेश से कोई सामान आया, विदेश से कोई सामान आया, इस पर टैक्स लगता है, उसी को बोलते हैं सीमा शुल्क। उसी को बोलते हैं सीमा शुल्क, सामान्य भाषा में कस्टम कह देते हैं। सीमा शुल्क मतलब एक प्रकार से क्या है, कस्टम ड्यूटी कहते हैं एक्चुअल में, इनको कस्टम ड्यूटी कहते हैं, सीमा शुल्क। तो ये एक्चुअल में जीएसटी में सम्मिलित नहीं है। अभी भी जो है सीमा शुल्क अलग से लिया जाता है, मतलब इनको उसमें सम्मिलित नहीं किया। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा, बी। अगला प्रश्न, थोड़ा बड़ा प्रश्न है ये, तो जीएसटी से संबंधित प्रावधान करता है। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा इनको छोटा कर रहा हूं मैं। बड़ा प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के क्रियान्वयन किए जाने के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या होंगे। अब एक्चुअल में पूछ रहा है कि भाई जीएसटी से क्या लाभ होने वाले हैं। अब जीएसटी से जो है किनको लाभ होने वाले हैं, तीन तरीके से लाभ हो सकता है। या तो जो है इसमें सरकार को लाभ होगा। सरकार को लाभ क्या होगा भाई, ज्यादा मात्रा में जो जितनी वस्तुएं और सेवाएं हैं वो सब जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। कर की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाएगा, पूरी प्रणाली जो है सरल हो जाएगी। पूरे देश में एक देश एक कर की जो है व्यवस्था स्थापित होगी। तो स्वाभाविक है इससे जो भारत सरकार को कर की वसूली करना आसान हो जाएगा। आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो उसमें जीएसटी अधिक मात्रा में मिलेगा सरकार को, सरकार की आमदनी बढ़ेगा। पहला फायदा सरकार को तो ये हुआ। दूसरा, इसमें जो उत्पादक समूह है, उत्पादक समूह, उत्पादक मतलब कोई वस्तु उत्पादन करता है, कोई सेवा का उत्पादन करता है, उनको क्या फायदा होगा भाई, उनको कर जो है अगर अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के कर रहेगा, अलग एक ही वस्तुओं पर, तो स्वाभाविक है वो जो उत्पादक है, जो उसमें कोई जो जिसने कंपनी ने उत्पादन किया है, उनको हर राज्य में क्या है एक ही वस्तु उत्पादन किए हैं, मगर हर राज्य में उनका जो कर का दर क्योंकि अलग अलग है, इसीलिए क्या होगा, कर का जो है रेट, उसका मूल्य अलग अलग हो जाएगा। उससे कंपनी को कहीं पर थोड़ा फायदा होगा, कहीं पर नुकसान होगा। तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो वो मगर उससे क्या हुआ, जीएसटी लागू करने से पूरे भारत में उस वस्तु का कीमत जो है एक ही प्रकार का हो सकता है, थोड़ा बहुत अप डाउन होकर के, तो उनको फायदा हुआ। सबसे फायदा उसमें कौन हुआ, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता को क्या फायदा होगा कि भाई अलग अलग प्रकार से अगर अलग अलग राज्य में अगर टैक्स होगा एक ही वस्तुओं पर, तो उससे उपभोक्ता को अगर सामान अगर मान लो किसी दूसरे राज्य में है, सस्ता है, तो वहां से उनको मंगाना आसान तो होगा, मगर आने जाने खर्च भी बढ़ेगा। मगर सभी राज्यों में अगर मान लो एक ही वस्तु पर सभी एक ही प्रकार से टैक्स लगेगा, तो सभी जगह मूल्य क्या होगा, उनका समान होगा। और ओवरऑल में अगर देखा जाए तो कई प्रकार के टैक्स अगर लगाते हैं तो उसकी दर बढ़ जाती है अंतिम रूप से। मगर यदि मान लो केवल एक ही टैक्स लगा दिया तो कितना बढ़ाकर लगाएंगे। और ऐसे भी वर्तमान में तो जीएसटी की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है, 5% या फिर 18%। इसका मतलब है कि उपभोक्ता को भी अच्छे फायदे होने वाले। तो एक्चुअली में जीएसटी के जो है तीन प्रकार से तीन लोगों को फायदा, सरकार को, उत्पादक समूह को और उपभोक्ता को। इसी के परिप्रेक्ष्य हम बात कर रहे हैं क्या लाभ है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ भारत में बहुप्राधिकरणियों द्वारा वसूल के जाने वाला बहुल करों का स्थान लेगा। देखो बहुत सारे जो है उसमें अलग अलग जो है टैक्स हुआ करते थे, उन सबको समाप्त करके क्या किया गया, एकल बाजार, मतलब पूरे भारत में जो है हम एक ही प्रकार के टैक्स सिस्टम को ले आए, जीएसटी। ये पहली बात तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद में कह रहे हैं, अब पूछा है सही कथन को चूरिए कह रहे हैं। अब पूछा है यहाँ भारत के चालू खाता घाटा को, चालू खाता घाटा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको आगे बताऊंगा मैं। चालू खाता घाटा को प्रबलता से कम करके विदेशी मुद्रा भंडार,
विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब क्या है? भारत सरकार के पास में, मतलब आरबीआई जो मैनेज करता है, तो आरबीआई के पास में जो है विदेशी मुद्रा भंडार, डॉलर हो गया, गोल्ड हो गया, आईएमएफ में जो ट्रंच होता है उनकी बात हो गया, और एसडीआर आईएमएफ का इनको हम विदेशी मुद्रा के रूप में सम्मिलित करते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में चारों बातें सम्मिलित होता है। कह रहे उनको बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। भाई इनका इस जीएसटी से चालू खाता घाटा, करेंट अकाउंट डेफिसिट प्लस विदेशी मुद्रा भंडार, इनका कोई संबंध नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। तो उत्तर दो इसमें, सेकंड ऑप्शन इसमें नहीं आने वाला है। तीसरा दे रखे यहां भारत की अर्थव्यवस्था की, मतलब जीएसटी को कह रहे हैं, जीएसटी जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को वृहद रूप से बढ़ाएगा, मतलब बड़ा करेगा। ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। यहां तक तो ठीक है कि हमारी अर्थव्यवस्था आकार बढ़ा है, टैक्स अगर इजी होगा तो स्वाभाविक उत्पादन की मात्रा बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा हमारा, ये बिल्कुल सही है यहां तक। अब फिर कह रहे हैं कि बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने की योग्य बनाएगा। भाई इस बात की गारंटी कौन देगा? हम चीन से आगे निकलने वाले हैं, और कब निकलने वाले इसकी फिर हम कैसे कर सकते हैं? और जीएसटी में तो वैसे कोई लक्ष्य ही नहीं है उनका कि हम चीन से आगे निकलना है, तो ये उसमें नहीं आने वाला। तो उत्तर क्या आने वाला है? केवल एक, मात्र एक, ऑप्शन ए। देखो ये प्रश्न ऐसे पूछे, बड़े बड़े प्रश्न है तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा आराम से अगर पढ़ के कवर किए तो ऐसे प्रश्नों को बनाए जा सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न। उत्तर कौन सा है हमारा? ए। अगला प्रश्न यहाँ भी थोड़ा बड़ा प्रश्न नहीं है, जीएसटी से संबंधित है, और चूंकि जीएसटी बहुत सुर्खियों में रहा है इसलिए मैंने यहां से ज्यादा क्वेश्चन कवर किया है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कथन दे रखा है, दो कथन दे रखे, तीन कथन दे रखा है, और इस पर विचार करना है। ठीक है, अब जैसे कि जो है इसमें कह रहे हैं कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता, जैसे मैंने बताया कि 101 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 2016 का, इससे जो है एक जीएसटी परिषद का गठन किया गया, जीएसटी परिषद का गठन किया गया। तो जीएसटी परिषद एक प्रकार से क्या है? संवैधानिक संस्था है। ये कोई विधिक संस्था नहीं है, ये कोई कानून के द्वारा स्थापित किया गया संस्था नहीं है, ये संविधान में इनका उल्लेख है। संविधान के द्वारा, संविधान में राष्ट्रपति को अधिकार दिया, शक्ति दिया है कि वो जीएसटी परिषद की स्थापना करे। इसीलिए जीएसटी परिषद एक प्रकार से क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। अब इसी जीएसटी परिषद की इनकी संरचना जो है संविधान में ही दे रखा है। जीएसटी परिषद की संरचना जो है संविधान में ही दे रखा है। इसकी संरचना में जो है एक तो अध्यक्ष होता है, और ये अध्यक्ष के रूप में इसमें पदेन रूप से जो है इसमें वित्त मंत्री, केंद्रीय जो वित्त मंत्री है इसके अध्यक्ष होते हैं। साथ साथ इनकी जो संरचना है उसमें एक तो संरचना में जो है एक तो इसमें क्या होता है, जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, ये भी इसमें सम्मिलित होता है। इसके अलावा जो है अलग अलग राज्य, जितने भी राज्य है 28 राज्य, तो 28 राज्यों के जो है कोई वित्त से संबंधित जो मंत्री जो है वहां भी इसका मेंबर होता है। तो ये एक्चुअल में समान रूप से अगर देखें तो जीएसटी परिषद की इस प्रकार की संरचना होती है। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, उसके बारे में बात कर रहा है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता, सभा की जो बैठक के जो अध्यक्ष होंगे वही उसकी अध्यक्षता करेगा। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं, और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि जीएसटी परिषद, सेकंड स्टेटमेंट, जीएसटी परिषद कर दरों से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जीएसटी परिषद का ही काम है कि भाई किस कर को जीएसटी के दायरे में रखना है और किसको जीएसटी के बारे में, किसको जीएसटी के बाहर रखना है, कर उस पर कितना लगेगा, कर का जो है किस पर कितना कम लगेगा, किसमें छूट मिलेगा, ये सब जो है बेसिकली जीएसटी के द्वारा, जीएसटी काउंसिल के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। अब यहां तक तो बिल्कुल सही है। और नई कर नीति का दिल्ली निर्धारण करेगा, ये तो इसमें यहां से स्टेटमेंट में थोड़ा हटा दे रहा हूं मैं, इनको हम छोड़ देते हैं। तो एक तो क्या हो गया, नई कर नीति का निर्णय करेगा, तो ये छूट वाले वस्तुओं का निर्णय करेगा, ये बिल्कुल सही है। तो इनको मैं यहां तक स्टेटमेंट ले रहा हूं, आगे की स्टेटमेंट इसमें गलत मान लीजिए। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट देखिए, राज्य सरकारों के पास वेट उगाही का विकल्प होता है यदि वो ऐसा चाहे, मगर जीएसटी के लागू हो जाने के बाद में, ये वेट वाला मामला जो है बिल्कुल भी नहीं है। राज्य सरकार अब कोई वेट वगैरह नहीं लगाता है, उसको ना तो ऐसा अधिकार दिए। जीएसटी लागू होने के बाद में वेट एक प्रकार से समाप्त हो गया। तो उत्तर कौन सा आएगा? 1 और 2 बस इसमें सही है। तो इसमें डी ऑप्शन आंसर हो गया हमारा। अगला प्रश्न,
वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत बेसिक बेसिक प्रश्न है ये। देखो, ये जीएसटी के बारे में बात कर रहा है। अब पहली स्टेटमेंट, 1 जुलाई 2017 से इसे प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ एकल कर प्रणाली है, बिल्कुल सही है, जो पूरे देश में एक प्रकार से लगता है। एकल कर प्रणाली है जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य वर्धन के प्रत्येक चरण में लगता है, बिल्कुल सही है। मूल्य वर्धन के प्रत्येक चरण का मतलब क्या है? जितने बार उसका मूल्य बढ़ेगा, मतलब मूल्य वर्धन होगा, उसकी गुणवत्ता। मूल्य वर्धन का मतलब क्या है? उसमें कुछ चीजें हमने जोड़ दिया, जैसे कि इस पेन को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया गया। तो पहले तो रॉ मटेरियल को जब खरीदे होंगे उस पर टैक्स लगा, उसके बाद उसमें जब पेन बनाया तो स्वाभाविक उस पर फिर टैक्स लगा, उसके बाद फिर किसी दुकानदार के पास गया तो उसने बेचा तो फिर उस पर जीएसटी लग गया। तो वो हर एक जगहों पर जो अलग अलग उसका मूल्यवर्धन हो रहा है, उस मूल्यवर्धन पर टैक्स लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? समेकित रूप से जीएसटी कहते हैं। तो एक प्रकार से क्या हुआ? तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरी बात है, वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ, वस्तु एवं सेवा कर की दरों का निर्धारण। वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी के करों के निर्धारण जो है वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सलाह पर किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई। एक्चुअल में जो है, जैसे मैंने बताया कि इसकी परिषद में, इस परिषद में जो है केंद्रीय वित्त मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, राज्य मंत्री जो केंद्रीय स्तर में वित्त संबंधित होता है वहां भी उसके मेंबर होता है, इसके साथ साथ में राज्यों के जो वित्त मंत्री, संबंधित वित्त मामले संबंधित जो मंत्री है वो उसके मेंबर होते हैं, और फाइनली वही डिसाइड करते हैं कि किस पर कौन सा वस्तु जीएसटी के दायरे में उसको बाहर रखा जाएगा, किसको छूट दिया जाएगा, किस पर कितना टैक्स लगेगा। ये सब जो है बेसिकली कौन? जीएसटी परिषद के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। तो ये इसमें पहली बातें भी सही है, पहली बातें भी सही है, दूसरी बातें भी सही है, तीसरी बातें भी सही है। तो उत्तर कौन सा आएगा हमारा? सी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, यहां भी स्टेटमेंट बेस्ड है। वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां एक उपभोग कर है, उपभोग आधारित कर है। तो इसके पहले मैंने उसमें एकल व्यवस्था वाला कर बताया था मैंने, वो भी बिल्कुल सही है। उपभोग आधारित कर है भाई, हम जितना वस्तु का उपभोग करते हैं, मतलब इनको खरीदते हैं, उस पर ही टैक्स लगेगा ना, उस पर। तो ये क्या है? यहाँ एक उपभोग आधारित कर है जिसके 3 प्रकार, क्रमशः एकीकृत, राज्य और केंद्रीय जीएसटी है। मतलब बहुत सामान्य भाषा से कह रहे हैं कि ये एक्चुअल में एक उपभोग आधारित कर है, जो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये टैक्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड, दूसरा राज्य वाला, राज्य जीएसटी, स्टेट जीएसटी, और तीसरा जो है सेंट्रल जीएसटी। तो एक प्रकार से क्या है? 3 प्रकार के कर, मतलब जीएसटी जो है, जीएसटी के प्रकार। तो जीएसटी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक एकीकृत, एकीकृत का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल और स्टेट जो टैक्स लगाता है वो तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा, मगर उसमें जो पैसे प्राप्त होता है उनको केंद्र और राज्य आपस में बांट लेंगे। वो क्या है? एकीकृत टैक्स हुआ, एकीकृत जीएसटी हुआ, पहला वाला। दूसरा इसमें देखें, दूसरा क्या है? स्टेट जीएसटी। तो स्टेट जीएसटी मतलब क्या है? जितना जीएसटी प्राप्त होगा स्टेट जीएसटी, वो सीधे स्टेट के जो है खाते में चले जाएगा, राज्य को मिल जाएगा। दूसरा, तीसरा उसमें होता है सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी मतलब जो है इसमें जो सेंट्रल जीएसटी जितना लगाया जाएगा वो सीधे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएगा, मतलब उसके खातों में चले जाएगा। तो ये क्या होता है? जीएसटी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हालांकि एक चौथे प्रकार में उसमें दे सकते हैं जो यूटी होता है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज है हमारे, वहां पर भी जीएसटी लगता है, उनको अलग प्रकार कह सकते हैं। मगर वास्तविक में अगर देखें तो मुख्य रूप से जीएसटी कितने? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एकीकृत इंटीग्रेटेड जीएसटी, दूसरा स्टेट जीएसटी, तीसरा सेंट्रल जीएसटी। इसी के बारे में कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं वस्तु और सेवा कर परिषद एक विधिक संस्था है। पौधे पहले बताया था मैंने, कोई ये विधिक संस्था नहीं है, ये एक्चुअल में संवैधानिक संस्था है। ये कोई संवैधानिक संस्था है जिसके पदेन अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। यहां तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर यहां पर गलत कह दिया है। इसका मतलब इसमें 2 स्टेटमेंट, दूसरा नंबर स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तीसरा, वस्तु एवं सेवा कर 2.0 जो 22 सितंबर 2025 को लागू हुआ था, 22 सितंबर 2025 को ये 2 स्लैब बना दिया गया इसी के अंतर्गत। इसके अंदर क्या किया? 2 स्लैब। इस कह रहे कि इसके अंतर्गत 4 क्लर्कशिप के स्थान पर 4 क्लर्क
कर स्लेब के स्थान पर 2 कर स्लेब लागू कर दिया गया। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो पहला और तीसरा इसमें बिल्कुल सही है। इसका मतलब उत्तर कौन सा आने वाला है हमारा? सी। और सेकंड ऑप्शन इसमें गलत है। तो उत्तर आ गया हमारा सी। अगला प्रश्न, भारत में प्रचलित निम्नलिखित अप्रत्यक्ष कर के संबंध में विचार कीजिए। और यहाँ पर 5 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर पहले बता चुका हूँ, प्रत्यक्ष कर होता है और अप्रत्यक्ष कर होते हैं। अप्रत्यक्ष कर का मतलब ये है कि जैसे मान लो कहीं रेस्टोरेंट में अगर मान लो मैंने खाना वाना खाने गया, आप भी खाना वाना खाने गए, तो वहाँ पर आप उसके साथ में तो टैक्स जमा करने नहीं जाते हैं। तो टैक्स हम क्या करते हैं, वो जो होटल में जो उसका जो पैसा वसूल कर रहा है उसको हम दे देते हैं, और फिर वो बाद में जाकर टैक्स अपना जमा कर देते हैं, जीएसटी को। तो इस प्रकार जो टैक्स होता है उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो इसी में कौन कौन सम्मिलित है, कह रहे इसमें उपयुक्त में से कौन सा कर वस्तु और सेवा कर में सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है। मगर ये लग रहा है कि प्रश्न थोड़ा सा उल्टा हो गया है, सम्मिलित नहीं है कर रहा है। और सम्मिलित नहीं है कर रहे हैं इसमें, तो फिर ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इससे मेरे तो इससे कहते हैं कि वो सम्मिलित नहीं है, नहीं है, ये सम्मिलित है। एक्चुअली प्रश्न ऐसा है, हालांकि इस पीडीएफ को मैंने चेंज किया था, मगर वो मैंने दूसरे पीडीएफ ले आया हूं, तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो इसमें प्रश्न सुधार लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा कर सम्मिलित है, इसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर जो है 4 कर दे रहा, 5 कर दे रखा है। पहला क्या है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क बताया था मैंने, किसी वस्तु के उत्पादन पर जो शुल्क लगता है उनको तो उत्पाद शुल्क कहते हैं, मगर उसके अलावा एक्स्ट्रा उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, इसी के बोलते हैं अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। तो इसको भी जो है जीएसटी में मर्ज कर दिया गया, ये तो जीएसटी में मर्ज कर दिया, इसमें सम्मिलित कर लिया गया। इसके साथ कह रहे प्रवेश कर। प्रवेश कर का मतलब क्या है भाई, जैसे कि ये अगर मान लो ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर चलो इसमें इधर तो ठीक है मध्य प्रदेश है, और यहाँ पर चलो महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र हो गया, ये एमपी वाला हो गया, और यहाँ पर चलो ये इधर यूपी हो गया, ऐसे मान लो तो यूपी हो गया, और इधर बाकी सब जो भी है इसमें इस तरह से ये। अब इसमें कह रहे कि अगर मान लो कोई वस्तु जो है, अब मान लो अगर मान लो जैसे कि अब इसमें अगर मान लो ये देखा जाए, अब महाराष्ट्र में कोई वस्तु बना हुआ है, अब वो वस्तु कहाँ पर आया, छत्तीसगढ़ में आया। तो पहले प्रवेश करने से पहले, यहाँ पर प्रवेश करने से पहले उस पर क्या पहले प्रवेश कर देना पड़ता था, इंट्री टैक्स देना पड़ता था। किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर वस्तु प्रवेश कर रहा है उस पर प्रवेश कर लगाया जाता था, मगर इस प्रवेश कर को जीएसटी के साथ में जैसी लागू की जीएसटी हमने उनको समाप्त कर दिया। तो एक प्रकार से अब प्रवेश कर किसमें सम्मिलित हो गया है, तो यहां भी किसमें चला गया, जीएसटी में। अप्रत्यक्ष कर है और जीएसटी मर्ज कर दिया गया। उसका तो विज्ञापन कर, विज्ञापन कर का मतलब क्या कह रहे हैं, जो अलग प्रकार से टैक्स लगाए जाते हैं, वो टैक्स अलग अलग प्रकार से टैक्स लगाए जाते थे, वो टैक्स क्या है। अब विज्ञापन पर जो कर मतलब विज्ञापन जो कर लगता है उसकी बात कर रही है, कर रहे हैं। तो यहां भी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, और इसको भी जो है जीएसटी में सम्मिलित कर लिया गया। वैसे क्या है, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर मतलब सीएसटी बोलते हैं, सेंट्रल सेल टैक्स कहते थे, इनको सीएसटी कहते हैं एक्चुअल में। तो ये एक्चुअली पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता था, जिनको सेंट्रल सीएसटी कहते थे, सेंट्रल सेल टैक्स कहते थे। मगर इनको भी जो है, ये जितने भी सब अप्रत्यक्ष कर है, इनको भी क्या है, इसमें जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। फिर बच गया कौन, सेवा कर। सेवा कर मतलब सर्विस टैक्स की बात कर रहा हूं। सर्विस टैक्स तो ठीक है, भारत में पहले लगाए नहीं जाते थे, बाद में लगाया गया, और ये जीएसटी को और बाद में फिर सर्विस टैक्स को जीएसटी का हिस्सा बना दिया। एक तो में सेवा कर भी एक प्रकार से क्या है, अप्रत्यक्ष कर। जैसे होटल की एग्जाम्पल दिया मैंने, तो बेसिकली क्या है, सेवा ही तो है, सर्विस टैक्स ही तो है। तो एक प्रकार से क्या है, तो ये ऊपर के जो 5 विकल्प दे रखे हैं, 5 जो कर दे रखे हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, चार पांचों को पांचों, ये पूरे के पूरे जीएसटी में सम्मिलित है। तो उत्तर कौन सा आएगा हमारा, डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब यहां पर जो है, अब हम पहुंच गए हैं आगे, जो है ये बजट वाला मामले पर पहुंच चुके हैं। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए, विनिवेश, ऋण की वसूली, ऋण और ऋण पर ब्याज की प्राप्ति, ये सब दे रखा है। अब पूछे उपयुक्त में से कौन से सरकार की कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्ति का हिस्सा है। पूंजीगत प्राप्ति, देखो इसके पहले जब बजट की संरचना बताया था मैंने, बजट, तो बजट की जो संरचना है, उसकी संरचना में अगर देखेंगे तो प्राप्ति 2 प्रकार का होता है, एक राजस्व प्राप्ति होता है, और एक जो है पूंजीगत प्राप्ति होता है। पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं ये। अब राजस्व प्राप्ति में जो है अगर देखें तो कुछ में जो है कर राजस्व होता है, और कुछ में जो है गैर कर राजस्व होता है। और पूंजीगत प्राप्ति और इसमें कर राजस्व में अगर देखेंगे तो इसमें
प्रत्यक्ष कर होता है और साथ में कुछ जो है अप्रत्यक्ष कर होता है। अब प्रत्यक्ष कर में वही है, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स है, कारपोरेट टैक्स है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष कर में सबसे बड़ा जैसे कि जीएसटी, इंपॉर्टेंट ये है। अब कह रहे हैं कि गैर गैर कर राजस्व, तो गैर कर राजस्व मतलब कौन सा है, जैसे कि लाभांश प्राप्त हो गया सरकार को, कंपनी, उनकी सरकारी कंपनी, उसने लाभांश दिया तो गैर कर टैक्स रेवेन्यू, गैर कर रेवेन्यू है, वो कोई कर नहीं है मगर हाँ सरकार को प्राप्त हो रहा है। अब पूंजीगत प्राप्ति, अब पूंजीगत प्राप्ति में क्या होगा, सरकार अगर मान लो कोई विनिवेश कर दिया, विनिवेश मतलब अपनी सरकारी कंपनी था उसको बेच दिया, सरकार को पैसा मिल गया तो उससे प्राप्ति होगा, तो क्या है, पूंजीगत प्राप्ति। सरकार ने जो है कोई अपना जो कर्ज दिया था किसी को, किसी देश को हो सकता है, किसी को भी, तो उस कर्ज को लौटाया, मतलब कर्ज की वापसी, कर्ज की वापसी, तो उससे जो पैसा प्राप्त हुआ उनको भी कहते हैं पूंजीगत प्राप्ति। सरकार ने यदि मान लो कोई कर्ज लिया, अब कर्ज जो है चाहे वह देश के अंदर से ले या फिर जो है विदेश से ले, जितनी भी प्राप्ति होती है, सब जितने बताया मैंने, ये सब क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है। अब इसी के बारे में बात कर रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, विनिवेश, ऋण वसूली, ऋण पर ब्याज की प्राप्ति, उपर्युक्त में से कौन सरकार की कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति, इसकी बात हो रही है। तो अब यहां पर जैसे क्या है, विनिवेश, ये तो पूंजीगत प्राप्ति होती है, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऋण की वसूली, भाई किसी को कर्ज दिया था उसने वापस कर दिया, तो भी क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है। तीसरा क्या है, ऋण, भारत सरकार ने जो है कि ऋण लिया, भारत के लोगों से ऋण लिया, या फिर हमने विदेश से कर्ज ले लिया, आईएमएफ से लेकर लिया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले लिया, एडीबी से ले लिया, या फिर एनडीबी से ले लिया, किसी भी कर्ज लिया, तो वो तीनों के तीनों क्या है। अब इसके बाद ये तीनों के तीनों जो है ये पूंजीगत प्राप्ति है। मगर चौथा दे रखा है ऋण पर ब्याज प्राप्ति, हमने जो है किसी को कर्ज दिया है, हमने जो है किसी को कर्ज दिया है तो मूलधन को वापस किया, उसकी बात नहीं कह रहे, जो मूलधन वापस करेगा वो तो जो है उसमें पूंजीगत प्राप्ति में सम्मिलित होगा, मगर उस मूलधन पर जो ब्याज प्राप्त होगा वो पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, वो राजस्व प्राप्ति होता है। अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो ऋण पर जो ब्याज प्राप्ति है वो पूंजीगत प्राप्ति नहीं बल्कि जो है वो राजस्व प्राप्ति है। इसलिए उत्तर कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 3। इसका मतलब उत्तर क्या आने वाला है हमारे उसमें, सी। बिल्कुल प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, वर्तमान में केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा मद निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो व्यय की बात हो रही है, अब ये व्यय की बात हो, देखो इसके पहले बताया बजट, तो बजट की संरचना में एक तो प्राप्ति पहला, दूसरा जो है व्यय। अब व्यय को समझते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। देखो राजस्व व्यय मतलब क्या हुआ भाई, जिस खर्च को करने से किसी प्रकार से कोई संपत्ति का निर्माण नहीं हुआ है, कोई सड़कें नहीं बना है, कोई नाली नहीं बना, कोई पुल नहीं बना, कोई रेलवे ट्रैक नहीं बना, कोई संपत्ति का निर्माण नहीं हुआ, ना ही जो है सरकार के कर्ज कम हुआ। भाई अगर मान लो सरकार खर्च करता, उससे सरकार के अगर मान लो उनका जो कर्ज है उसमें अगर कमी आता तो हम उनको जो है कहते पूंजीगत व्यय। मगर यहां तो जो है ना तो कोई संपत्ति बन रहा है और ना ही सरकार की जो कर्ज में कमी आ रहा है। ऐसे जितने भी व्यय होते हैं, ऐसे जितने प्रकार के व्यय होते हैं जिसमें ना तो सरकार की संपत्ति में कोई बढ़ोतरी हो रही है और ना ही जो है उनकी देनदारियों में कोई कमी आ रही है, वो सभी व्यय जो होता है वो राजस्व व्यय होता है। मतलब जिससे कोई संपत्ति के निर्माण नहीं हुआ है और ना तो सरकार की कोई ऋण में कमी आया, मतलब एक प्रकार से क्या है, खाए पिए और खत्म कर दिए, यही वाला काम क्या है, राजस्व व्यय। और इसमें सम्मिलित क्या क्या होगा, कई चीज सम्मिलित होता है, वेतन, पेंशन, सरकारी कंपनी, सरकारी लोग जो है जो सरकार में जो काम कर रहे हैं उनके वेतन देना, पेंशन, 50 लाख से अधिक कर्मचारी है सेंट्रल गवर्नमेंट के, 65 लाख से अधिक पेंशनर्स है, तो उनको भी तो देना पड़ता है प्रत्येक महीने के अंतिम दिनों में। इनके साथ साथ जो है बड़ी मात्रा में क्या करता है सरकार, रक्षा पर खर्च करता है। रक्षा रक्षा मतलब क्या, हम अपनी सुरक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की लोगों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ता है, जानते हैं, तो मिसाइल विसाइल बहुत सारी चीजें रखना पड़ता है। तो भारत सरकार लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए बजट में खर्च करता है, अपना डिफेंस में खर्च करता है। ये बड़ा खर्चा होता है, बड़ा मद होता है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में सरकार जो है
ब्याज ब्याज देने में खर्च करता है। देखो भारत सरकार जो है भाई ठीक है, अगर हम 50 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो उसमें ठीक है बहुत बड़ी मात्रा में तो पैसे तो प्राप्त कर ही लेंगे टैक्स वसूल करके, मगर जो है हमें ज्यादा विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाना है तो हमें और अधिक पैसा चाहिए, मगर पैसे नहीं है तो जुगाड़ कहां से करेंगे, कर्ज लेंगे। लगभग 15 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने कर्ज लिया है बजट 2025-26 में, 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास में। तो स्वाभाविक इतना पैसा जब कर्ज लेंगे तो उसको तो ब्याज चुकाना पड़ेगा ना। एक्चुअली उनके ब्याज चुकाने की बात कर रहा हूँ, ये सब जो है राजस्व व्यय वाला है, इसमें कोई हमें संपत्ति नहीं बन रही। तो अब ब्याज देंगे तो एक्चुअली भारत सरकार के राजस्व में सबसे अधिक व्यय करने वाला मद यही जो है ब्याज देने वाला है सबसे अधिक मात्रा में। अब दूसरा पूछा इसमें, अब इसमें क्या है, सब्सिडी। भारत सरकार बड़ी मात्रा में अलग अलग वस्तुओं पर सब्सिडी देता है, जैसे कि यूरिया पर सब्सिडी है, नमक पर सब्सिडी, बहुत सारी चीजों पर सब्सिडी है एक्चुअल में। खाद्य सब्सिडी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वगैरह है, जो उचित मूल्य की दुकान में 1 2 3 रुपए का चावल गेहूं सब मिलता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सब, इसमें बहुत सारी चीज और भी है, तो मैंने कुछ मोटी मोटी चीज यहाँ पर ले रखा है। अब इसी संबंधित प्रश्न है। अब प्रश्न पूछना है इसमें कि भाई वर्तमान में केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा मद निम्नलिखित में से कौन है, मतलब सबसे अधिक जो है किस पर खर्च करता है। ठीक है, तो अब देखिए प्रमुख आर्थिक सहाय, सहाय मतलब क्या है, इसी बोलते हैं सब्सिडी। सब्सिडी, तो सब्सिडी पर हम ठीक है बहुत बड़ी मात्रा में खर्च करते हैं। फूड सब्सिडी होता है, फर्टिलाइजर सब्सिडी होता है, और कुछ तो और बहुत सारे सब्सिडी इसमें होता है ये। मगर हाँ ये सबसे अधिक मात्रा में खर्च इस पर हम नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, पेंशन। हाँ भारत सरकार बड़ी मात्रा में पेंशन देता है, 65 लाख करीब कर्मचारी, 65 लाख जो है पेंशनर्स है। बुजुर्ग हो चुके, रिटायर हो गए तो उनको पेंशन देना पड़ेगा ना, तो कुछ को हमने जो है पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम था उसके अंतर्गत ही पेंशन दे रहे हैं। हालांकि उसके बाद फिर एनपीएस लाया गया 2004 में, 4-5 में, उसके बाद फिर हमने एनपीएस के स्थान पर यूपीएस सिस्टम लेके आया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आ गए हैं। फिर भी तो पेंशन देना ही पड़ेगा ना। तो ये, मगर हाँ सबसे अधिक वाला मद ये नहीं है। फिर कह रहे वेतन और भत्ते। भाई वेतन मतलब किसको वेतन देंगे, सरकारी कर्मचारी है, वो काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनको वेतन तो देना पड़ेगा मंथ के अंतिम दिनों में, तो उसी में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होता है, मगर सर्वाधिक खर्च नहीं होता है। फिर इसमें बच गया ब्याज अदायगी। ब्याज अदायगी मतलब क्या है, हमने बड़ी मात्रा में कर्ज लिया है, उस कर्ज की हमें ब्याज देना पड़ता है। बहुत बड़ा मात्रा में अमाउंट है, 21 लाख करोड़ के आसपास के अमाउंट है, 21 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट है जो ब्याज पर भारत सरकार कर्ज में ब्याज पर ब्याज ब्याज के रूप में देता है। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा, डी। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के आवंटन के संबंधित सिद्धांतों की सलाह निम्नलिखित में किसके द्वारा दिया जाता है। देखो ये थोड़ा सा जो है दूसरी तरफ का प्रश्न है, थोड़ा आगे बढ़ चुका हूं मैं। देखो भारत में जो है अगर देखा जाए तो इस भारत में हमारा जो शासन की व्यवस्था है वो जो है संघात्मक है, फेडरल है। फेडरल है, इसका मतलब ये है कि इसमें एक संघ है और दूसरा इसमें क्या है, राज्य। दोनों की अपनी अलग अलग शक्ति है, इनके पास भी अपनी शक्ति, इनके पास भी अपनी शक्ति। कुछ विधायी शक्ति संघ के पास में, कुछ विधायी शक्ति राज्य के पास में। कुछ टैक्स सेंटर लगाएगा, कुछ टैक्स राज्य लगाएगा। मगर जो है संघ के पास में तो ठीक है, ऐसे तो अगर देखें तो उनके पास नंबर ऑफ टैक्स की मात्रा देखें तो सेंटर के पास तो कम है, राज्य के पास ज्यादा है। नंबर को देखेंगे तो मतलब कितने कितने अलग प्रकार के टैक्स की बात करूंगा तो, मगर एक्चुअल में जो है अब ये राज्य को जो टैक्स दे रखे हैं वो ऐसे टैक्स है जिससे कुछ खास प्राप्त नहीं होती है, उससे कुछ खास प्राप्त नहीं होता है। मगर हाँ जितने भी महत्वपूर्ण टैक्स है वो सब किसके पाले में आ चुका है, सेंटर के पाले में आ चुके हैं। मतलब केंद्रीय स्तर में जो सरकार है उनको ज्यादा मात्रा में कर प्राप्त होता है। इसका मतलब राज्य के पास ज्यादा पैसा प्राप्त नहीं होगा, और राज्य को ज्यादा अगर पैसा प्राप्त नहीं हुआ तो स्वाभाविक है विकास के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाएंगे। मगर जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर ही बहुत बड़ी मात्रा में है। जितनी भी सामाजिक आर्थिक विकास की जो गतिविधियां हैं उनको संचालित करने की जिम्मेदारी ज्यादातर मामलों में क्या है, राज्य की है और केंद्र की नहीं है। मगर इसीलिए संविधान में व्यवस्था किया गया, इसीलिए संविधान में व्यवस्था किया गया है कि भाई ठीक है सेंटर बड़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार से पैसे वसूल करता है कर के रूप में, अब उनमें से कुछ पैसा राज्यों को वहां देगा। कुछ पैसा जो है जो सेंट्रल वसूल किया है कई प्रकार के अलग अलग टैक्स को, उस टैक्स में से कुछ हिस्सा वहां राज्यों को देगा। मगर इसके लिए कितना पैसा राज्यों को देना है, कितना
पैसा राज्यों को देना है, कौन कौन सा टैक्स है जिनको सेंटर और स्टेट में बांटना है, ये तो ठीक क्लियर है चलो, मगर उसमें कितना मात्रा में उनको पैसा देना है, कितनी दर में देना है, कुल जितना प्राप्त हुआ है उसमें जितना हमने पैसा वसूल करने में पैसा खर्च किया उनको छोड़ दे तो जितना प्राप्त हुआ उनमें से कितना प्रतिशत हिस्सा हम राज्यों को दे, या संघ और राज्यों के बीच विभाजन किस बेसिस पर करे, इसके लिए सलाह देने के लिए भारत के संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 में प्रावधान है वित्त आयोग का। अनुच्छेद 80 280 में प्रावधान है वित्त आयोग का। इसमें राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष में, और राष्ट्रपति जब ऐसा अनुभव करे वहां वित्त आयोग का गठन करेगा। और ये वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्यों के बीच उसमें इसी करों के विभाजन के बारे में उसको कितना उनको जो है फंड ट्रांसफर किया जाना है, ये इनके बारे में सलाह देगा, सिद्धांतों की सलाह देगा बेसिकली ये। तो इसी क्रम में अब तक हमने जो जानते हैं कि अब तक हमने जो है कुल मिलाकर के जो है इसमें 15वें और 16वें वित्त आयोग का गठन कर चुके हैं। अरविंद पेनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग गठन किया था, उसने अपनी रिपोर्ट दे रखा है, और ये 15वें वित्त आयोग तो ऑलरेडी हमारे पास में अभी लागू है एक प्रकार से। तो पहले हमारे पास में जो है अब इसके पहले 14वां वित्त आयोग हुआ करता था, उसने तो 42% का रिकमेंडेशन किया था कि जितने रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है मतलब नेट एसेट्स उनमें से जो है नेट प्रोसीड उससे में से जो है करीब 42% वहां दे। मगर उसके बाद जो 15वें वित्त आयोग है इसमें से अब वर्तमान में जिसमें जो हमने जो 41% टोटल टैक्स रेवेन्यू का मतलब जो विभाजन योग्य है उनका 41% हिस्सा पूरा राज्यों को डिसबर्स कर दिए जाते हैं, उनको दे दिया जाते हैं। राज्यों में आपस में राज्यों को अलग अलग बांटा जाता है इनमें, तो उसी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के आवंटन संबंधी सिद्धांतों की सलाह निम्नलिखित में किसके द्वारा दिया जाता है। अब देखो नीति आयोग दे रखा है भाई, नीति आयोग तो जानते हैं 1 जनवरी 2015 की इनकी स्थापना हुआ, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, केंद्रीय मंत्री भी इसमें सदस्य होते हैं, मगर ये जो है इसके आवंटन के लिए कोई सलाह नहीं देता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 148 से 151 में इनका उल्लेख है, जिनको इन शॉर्ट केग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। मगर ये जो है एक्चुअल में जो है पैसे के बंटवारे से उनका कोई संबंध नहीं, ये तो भी खाता को जांच करता है भारत सरकार कैसे कहां का पैसा वसूल किए हैं, कहां का पर ठीक पर खर्च किए हैं कि नहीं किए हैं, ये सब जांच करने वाला कौन होता है, केग। इनका जो है आवंटन से कोई संबंध नहीं है। यहां पर दे रखा है वित्त आयोग, उत्तर कौन सा आ गया, सी। अगला प्रश्न, ये भी थोड़ा बड़ा सा प्रश्न है। भारत में राजस्व का बंटवारे के संबंध में निम्नलिखित करों पर विचार कीजिए। अभी जैसे बताया वित्त आयोग जो है वो सलाह देता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं ये। अब कह रहे हैं कि राजस्व के बंटवारे के संबंध में इस पर विचार करना है। अब विचार करने के लिए सोच लेते हैं निगम कर है, इस पर सोच लेते हैं, आयकर पर तो सोच लेते हैं, उत्पाद कर पर भी सोच लेते हैं, और सीमा शुल्क, इस चारों पर सोचते हैं। चलो अब क्या कह रहा है, अब उसको उपयुक्त में से कौन सा से कर विभाजन योग्य पूल में सूची में सम्मिलित होते हैं। विभाजन योग्य पूल का मतलब क्या होता है कि भाई एक कितना केंद्र के पास में रहेगा और कितना जो है राज्यों को विभाजित करना है। तो केंद्र और राज्य में विभाजन कितना होगा, तो किन किन करों का विभाजन करना है, किन किन से कर जो प्राप्त हुआ है उसके विभाजन करना है, उसी के बारे में पूछ रहा है। अब इसमें सेंट्रल के पास में और ये राज्य के पास में, तो किन कौन सा कर, अब यहाँ पर 4 दे रखा है, निगम कर दे रखा है, आय कर दे रखा है, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क। कारपोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, और उसमें उसमें वो सीएसटी बोलते हैं, उत्पाद शुल्क बोलते हैं, और क्या है और सीमा शुल्क। अब ये चारों के चारों ऐसा है उसमें जितना प्राप्त होता है उनको जो है 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जैसा जो है सिद्धांत के रूप में वित्त आयोग सलाह दे। तो चारों मद इसमें सम्मिलित होता है, निगम कर भी सम्मिलित, आयकर भी सम्मिलित, उत्पाद शुल्क भी सम्मिलित और सीमा शुल्क भी सम्मिलित, चारों के चारों। मतलब उत्तर कौन सा आएगा इसमें, डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, 15वें वित्त आयोग ने, जैसे बताया 15वें वित्त आयोग इनके सिंह के अध्यक्षता में गठित हुआ था 15वें वित्त आयोग। तो 15वें वित्त आयोग ने केंद्र से राज्यों को मिलने वाली राजस्व में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी की सिफारिश की है। मिलने वाली राजस्व में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी की सिफारिश की है, तो केंद्र से राजस्व की सिफारिश की है, कितने प्रतिशत कह रहे हैं। अब यहाँ पर दे रखा है 42%। ये तो जो है 14वें वित्त आयोग में हुआ करता था। अब उसके बाद 15वें वित्त आयोग में यहाँ पर कितना, 41% का रिकमेंड किया था,
41% का। इसके पहले 42% था, उसमें जब चूंकि जम्मू कश्मीर को जो है पूर्ण राज्य से उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसीलिए जो है उसमें 1% कम को जो 1% कम करके जो है उनको 42 से कितना कर दिया गया, 41%। तो 15 वित्त आयोग ने कितने केंद्र और राज्यों में मिलने वाली राजस्व कितने प्रतिशत की हिस्सा डिसाइड किया था, 41% का। जबकि जो है इसके पहले जो 14वें वित्त आयोग था, उसमें जो है उस समय जो है टोटल में से कुल 42% हिस्सा को राज्यों को ट्रांसफर करने की बात कही गई थी। उत्तर कौन सा जाएगा इसमें, बी। अगला प्रश्न, अब थोड़ा छोटे छोटे प्रश्न है यहाँ पर। ये निम्नलिखित में से किस घाटे को जुड़वा घाटा कहा जाता है। देखो घाटे का मतलब थोड़ा पहले बेसिक समझ लेते हैं। अब इनको मैं यहाँ स्लाइड्स इसमें से ले लेता हूं मैं। घाटा, अब घाटे का मतलब क्या है, कोई घाटा और मुनाफा की बात हो रही है। अब भाई उसमें बजट अगर है तो बजट में घाटे और मुनाफा क्या है इसमें, तो थोड़ा समझ लेते हैं। पहले बताया मैंने, बजट होता है, बजट में जो है प्राप्ति होता है, बजट में जो है इसमें प्राप्ति होता है, तो कुल प्राप्ति, और साथ में जो है कुल व्यय होता है, कुल व्यय, कुल प्राप्ति और कुल व्यय। अब कुल प्राप्ति में से जो है इसमें दो प्रकार प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति होता है, पहले इनमें राजस्व प्राप्ति ले लेता हूं मैं, पहले इसमें राजस्व प्राप्ति ले लेते हैं और उसके बाद पूंजीगत प्राप्ति, ये प्राप्ति वाला हो गया। और व्यय में अगर देखेंगे तो राजस्व व्यय होगा, राजस्व व्यय होगा और साथ में इसमें पूंजीगत व्यय होगा। अब इसी को अगर मान लो हम ऐसे देखें, देखो राजस्व प्राप्त हुआ था, चलो मान लो 100 रुपए प्राप्त हुआ था, और हमने यहाँ पर राजस्व व्यय में खर्च कर दिया, हमने 105 रुपए खर्च कर दिया हमने। स्वाभाविक है जितना प्राप्त नहीं हुआ था उससे हमने ज्यादा खर्च कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मुझे 5 रुपए का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, 5 रुपए का घाटा। इसी घाटा को बोलेंगे हम राजस्व घाटा, इसको बोलेंगे हम राजस्व घाटा। उसके बाद दूसरा और सेगमेंट, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा और तरीका समझते हैं इनमें से, एक तरीका तो यहां हो गया राजस्व जो घाटा से संबंधित हुआ। दूसरा तरीका अगर ऐसा कर दिए इनको, दूसरा तरीका ये कह दिया अगर मान लो इनमें से कि ये चलो ठीक है, कुल जितना प्राप्त हुआ है, कुल हमने इतना पैसा खर्च किया, अब कुल पैसे प्राप्त कुल जितना हमने खर्च किया है, अब कुल जितना पैसा हमने खर्च किया है उनमें से कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा जितना खर्च किया उतना में प्राप्त नहीं हुआ है, तो बजट अनबैलेंस हो जाएगा। तो ऐसी जब उत्पन्न स्थिति उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं बजटरी घाटा, उसे बोलते हैं बजटरी घाटा। यहां भी एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मगर ये बजटरी घाटा की बात कर रहा हूं। कभी कभी साथ में ऐसा भी होता है कि टोटल हमने व्यय प्राप्त, टोटल हमने खर्च किया है, अब टोटल व्यय में से अगर देखें तो पूंजीगत प्राप्ति में अगर मान लो हम यहाँ पर कर्ज लिए हैं, पूंजीगत प्राप्ति में जो कर्ज लिए हैं वो भी तो प्राप्ति हुआ ना, कर्ज से प्राप्ति हुआ है, मगर टोटल व्यय में से ये कुल व्यय है। अब कुल व्यय में से अगर मान लो प्राप्ति, मगर प्राप्ति कुल प्राप्ति, मगर कुल प्राप्ति में जो है जो कर्ज को छोड़ करके, कर्ज को छोड़कर अगर कर्ज को यहां से हटा देंगे तो स्वाभाविक है जो कुल व्यय है और जो प्राप्ति तो कम हो जाएगा, तो टोटल ओवरऑल में देखा जाए तो बड़ी मात्रा में क्या होगा, घाटा उत्पन्न हो जाएगा। इसी घाटा को बोलते हैं हम राजकोषीय घाटा, उसी बोलते हैं राजकोषीय घाटा। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो घाटा जो है कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार से देखा तो घाटा कई प्रकार के होते, उसी संबंधित प्रश्न है हमारे पास में, उसी संबंधित प्रश्न है। अब यहाँ प्रश्न क्या पूछा है, जुड़वा घाटा पूछा है, जुड़वा घाटा। जुड़वा घाटा कहा जाता है किससे कह रहे हैं, निम्नलिखित में किसे किस घाटे को जुड़वा घाटा कहा जाता है। अभी जैसे मैंने बताया कि एक घाटा क्या होता है, एक तो घाटा मतलब एक प्रकार से एक तो राजस्व घाटा होता है, राजस्व घाटा। दूसरा होता है इसमें राजकोषीय घाटा भी होता है, राजकोषीय घाटा यहां भी होता है। तीसरा इसमें व्यापार घाटा भी हो सकता है, व्यापार घाटा भी हो सकता है। इसमें जो है प्राथमिक घाटा भी हो सकता है, प्राथमिक घाटा भी हो सकता है। इसमें जो है प्रभावी, इसमें राजस्व घाटा भी हो सकता है, प्रभावी राजस्व घाटा भी हो सकता है। इसके साथ इसमें जो है इसमें चालू खाता घाटा भी हो सकता है। इतने प्रकार के घाटा होते हैं इकोनॉमिक्स में, घाटा सभी है, ये सब डिफिसिट है। मगर इसमें पूछे किसको जुड़वा घाटा, ट्विन डिफिसिट कहते हैं। ट्विन डिफिसिट किसको कहते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था में ट्विन डिफिसिट का मतलब है इसमें राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा, फिस्कल डिफिसिट और चालू खाता डिफिसिट, अगर दोनों अगर घाटा चल रहा है तो उसी घाटे को बोलते हैं जुड़वा घाटा।
ट्विन डिफिसिट। उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा? डी। अगला प्रश्न, लोक ऋण अर्थात पब्लिक डेब्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि लोक ऋण के मतलब एक प्रकार से क्या हुआ, भारत सरकार के जितने कर्ज है, भारत सरकार जिनसे भी कर्ज लिया हो उन सबको अगर एक साथ जोड़ दिया जाए उसी को बोलते हैं पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट लोक ऋण कहते हैं। इस श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? अब करें किसको इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं, तो मतलब इसके मतलब ये कि लोक ऋण या पब्लिक डेप्ट की जो संरचना है, इसकी जो संरचना है, इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं इसकी बात पूछ रहे हैं, और कौन सम्मिलित नहीं होता। तो यहां पूछा क्या है, किसे सम्मिलित नहीं करते हैं, प्रश्न ये पूछा है हमसे। मेंस में भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं, उनकी लोक ऋण क्या होता है, उनकी संरचना को समझाइए। प्री में ऐसे पूछ सकता है कि इसकी संरचना में कौन सम्मिलित नहीं होता है, कौन सम्मिलित नहीं होता। अब इसमें जैसे दे रखे आंतरिक ऋण, भाई भारत सरकार जो है भारत के लोगों से जितना भी कर्ज लिया है वो तो भारत सरकार के कर्ज ही है एक प्रकार से ना, तो वो तो डेप्ट में सम्मिलित होगा ही होगा। विदेशी ऋण, भारत सरकार ने जो है विदेशी बैंकों से कर्ज ले लिया, किसी विदेशी देश से भी कर्ज ले लिया, तो भी वहां भी क्या है, उनके कर्ज में सम्मिलित होकर पब्लिक ऋण में सम्मिलित होगा। उसके बाद कह रहे सार्वजनिक खाता तथा अन्य देयताएं। सार्वजनिक खाता का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट, इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट का मतलब ये कि जैसे कि इसमें भारत सरकार, जैसे कि इसमें जो किसी कोई व्यक्ति जो है वो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग जमा करता है अपना, तो एक प्रकार से भारत सरकार ठीक है कुछ समय के लिए उनको मैनेज कर रहा है, उनको देखरेख करता है, मगर जब व्यक्ति को उस पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, जब निकालना चाहेगा तो पोस्ट ऑफिस निकाल कर दे देगा और साथ में कुछ ब्याज भी देगा। तो एक्चुअल में जो पैसा जो जमा किया था वो तो भारत सरकार का नहीं था, बस कुछ समय के लिए वो देखरेख करने वाले एक बस कस्टोडियन बस था मात्र। तो इसी को बोलते हैं जो वो जो पैसा जमा किया था उस पैसे को बोलते हैं कहाँ जमा होता है, तो पब्लिक अकाउंट में जमा होता है। लोगों का पैसा है, लोगों का खाता है, बस अकाउंट को मैनेज करने का काम कौन कर रहा है, सरकार। ये जो है इस लोक ऋण में सम्मिलित नहीं होता है। पब्लिक अकाउंट ये जो देवताएं हैं वो लोक ऋण में सम्मिलित नहीं होता। तो ऊपर के जो आंतरिक और विदेशी ऋण लोक ऋण में सम्मिलित होता है, और ये सी ऑप्शन इसमें लोक ऋण में सम्मिलित नहीं होता। उत्तर कौन सा आएगा हमारा, सी। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋणों और नए मुद्रा के सृजन से बजटीय घाटे के वित्त पोषण को क्या कहते हैं? मतलब ये पूछ रहा है भाई सरकार के द्वारा सरकारी ऋण, सार्वजनिक ऋण और नई मुद्रा के सृजन। नई मुद्रा का सृजन मतलब क्या है, मुद्रा छाप करके, मुद्रा छाप करके मतलब पैसे छापने पड़ गए ऐसा मान के चलो, उसने कोई मतलब नया मुद्रा छापने का मतलब क्या है, आरबीआई को नए मुद्रा छापने के लिए भारत सरकार ने एक प्रकार से गारंटी दिया कि मुद्रा छापिए। मगर ऐसे किन परिस्थितियों में कह रहे हैं, किन परिश्रम करता है भाई, सरकार का जो बजट होता है, अब बजट में सोचा इतना पैसे प्राप्त होगा, प्राप्ति इतना होगा और इतना पैसा हम व्यय करेंगे। अब पैसे जो है प्राप्त उतना हुआ नहीं, कमी आ गया और खर्च को करना है ये सोच रखे, तो क्या करते हैं, आरबीआई से कहता है कि भाई आप इतने पैसे और छाप लीजिए, जितना छापेंगे उस पर जितना पैसा छाप कर देंगे हमें, बाद में उतना पैसा आपको लौटा दिया जाएगा। तो एक प्रकार से क्या है, एक टेम्पोरेरी बेसिस पर जो है एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं है। तो इसी बोलते हैं कि उसको क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं उसी को, ये बजट के घाटे को पूरा करने के लिए किया गया। इनको उनको कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, अब उनको कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या उनको राजस्व घाटे का समेकन कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या उनको राजकोषीय घाटा समेकन कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटा हो रहा उसके लिए हमने वित्त की व्यवस्था कर दिया, घाटे की वित्तीय व्यवस्था। इसी को जो है हीनार्थ प्रबंधन, इसको कभी हीनार्थ प्रबंधन भी कहते हैं, हीनार्थ प्रबंधन भी कहते हैं। इसको बोलते हैं डिफिसिट फाइनेंसिंग, डिफिसिट डिफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं इंग्लिश में इनको, डिफिसिट फाइनेंसिंग। इस प्रकार से ये उत्तर कौन सा जाएगा हमारा, ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, शासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे, लंबे लंबे स्टेटमेंट है। अब उसके बाद कह रहे कि उपयुक्त में से कौन सा उपाय भारत के राजकोषीय घाटे को नियंत्रण के उपाय के रूप में जाना जा सकता है। ये अब ये सीधा ये पूछ रहा है कि भाई राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण लगाने के लिए क्या करने पड़ेंगे। आपसे पूछ रहा है कि राजकोषीय घाटे को कैसे कम किया जाए,
कैसे उस पर नियंत्रण लगाया जाए। अब 4 प्रकार की विकल्प दे रखे हैं यहाँ पर कि जिससे जो है घाटे अब पूछ रहा है हमसे कि राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण कैसे लगाया जाए। अब क्या करना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें। अब पहला ऑप्शन क्या दे रखे है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह को प्रोत्साहन देना। भाई अगर मान लो हम भारत में अगर चलो हमने एफडीआई को बढ़ाया, ऐसे तो अभी एफडीआई हमारा अच्छा खासा रिकॉर्ड है, अच्छा खासा आया है हमारे पास में। अब हम कहते हैं एफडीआई को बढ़ाया हमने, मगर एफडीआई को बढ़ाने से क्या होगा, क्या फिजिकल डिफिसिट हमारा कम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। फिजिकल डिफिसिट का मतलब एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये भारत सरकार जो है, जो कर्ज लिया है एक्चुअल में, वही कर्ज ही तो एक प्रकार से डिफिसिट ही है ना, वही कर्ज ही तो घाटा है बेसिकली। ये पैसा खर्च जितना ये है उतना प्राप्त हुआ नहीं है, तो उसी पूर्ति के लिए क्या करते हैं, वो कर्ज लेते हैं। अब देश के अंदर से कर्ज लेता है, बाहर से कर्ज ले, तो वही तुम्हें कर्ज बेसिकली क्या है, राजकोषीय घाटा है हमारा, एक प्रकार से देखे तो वो। तो अगर मान लो विदेश से अरे एफडीआई भी आया, तो इससे उनका कोई संबंध नहीं है। उच्च शैक्षिक संस्थाओं की निजीकरण करना, भाई इससे क्या मतलब है? भाई अगर शैक्षणिक संस्थाओं का निजीकरण कर देंगे तो उससे क्या निजीकरण कर देने से क्या होगा इसमें, तो इसमें क्या है, राजकोषीय घाटे को नियंत्रण पाने के उपाय है ये। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, उनका कोई सरोकार नहीं है। उसको तीसरे नंबर पे कह रहे हैं आधिकारिक तंत्र का डाउन साइजिंग करना। भाई बिल्कुल सही बात कह रहा है। अगर मान लो जो है कर्मचारी अधिकारियों की संख्या अगर मान लो कम हो गया, तो उनको कम लोगों को वेतन देना पड़ेगा। वेतन को घटा देने से भी क्या होगा, हमारा फिजिकल डिफिसिट कम होगा। अगर अधिकारियों की संख्या भी कम हो जाएगा तो भी फिजिकल डिफिसिट हमारा कम हो जाएगा। तो तीसरे नंबर की बातें बिल्कुल सही है। चौथा कह रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के शेयरों की बिक्री या फिर ऑफलोडिंग। सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी की अगर मान लो उनका मालिकाना हक पूरी तरह से अगर सरकार के पास में अगर होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, मगर उसी सरकारी कंपनी के कुछ हिस्से को बेच दिया, निजी व्यक्तियों को बेच दिया, तो पैसे देंगे। इससे हमारा राजकोषीय घाटा कम होगा। तो एक प्रकार से तीसरे नंबर और चौथे नंबर दोनों से जो है फिस्कल डेफिसिट कम होने वाले हैं। तो तीसरे नंबर और चौथे नंबर, तो उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा, डी। अगला प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न है हमारा, अगला और लास्ट प्रश्न। अब यहां पूछ रखा है निम्नलिखित राजकोषीय उपायों पर विचार कीजिए, और पूछे उपरोक्त में से कौन राजकोषीय समेकन के उपायों में सम्मिलित होते हैं। राजकोषीय समेकन का मतलब होता है कि राजकोष का नियंत्रण करना, समेकन का मतलब जो राजकोषीय घाटा है उनको कम करना, उसी की बात कर रहे हैं। समेकन का मतलब क्या है, इसमें राजकोषीय घाटे को कम करना, इसका मतलब बहुत आसान यही होता है। अब पूछते हैं किन किन तरीकों से, इसके पहले क्वेश्चन में वही था, यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, मगर तरीका बदल गया है। यहां पर क्या है, वस्तु और सेवा कर के प्रचालन, हमने जीएसटी लागू किया 1 जनवरी 2017 से, भारत सरकार को जो है भर भर के जो है टैक्स मिला, बड़ी मात्रा में पैसा मिला, तो स्वाभाविक इससे तो सरकार के खजाने भर गए ना, एक प्रकार से देखा जाए तो। उससे क्या है, स्वाभाविक ज्यादा पैसा प्राप्त होगा तो टैक्स तो घाटा हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात है कर छूटों का युक्तिकरण। कर छूटी का युक्तिकरण का मतलब क्या है, जो भारत सरकार अलग अलग जो डिस्काउंट देता है करों में, भाई उसको तार्किक बनाएंगे तो हो सकता है कर सरकार को अधिक मिले। तो ऐसा करने से भी क्या होगा, हमारा राजकोषीय घाटा जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो यहां भी बिल्कुल उसमें सम्मिलित होता है। तीसरा सहायकी मतलब सब्सिडी बोलते हैं इनको, सब्सिडी। अब सब्सिडी का युक्तिकरण, भाई किसको सब्सिडी देना है, कितना मात्रा में सब्सिडी देना है, ये सब डिसाइड भी करना बहुत तार्किक तरीके से बहुत जरूरी है। और ऐसा अगर करते हैं तो इससे भी क्या होता है, घाटा हमारा कम होता है। इसका मतलब इसमें तीनों तरीके हैं जिससे जो है फिस्कल डिसिप्लिन या राजकोषीय घाटों को कम किया जा सकता है। उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा, डी, उपरोक्त सभी। तो ये तो हो गया। अब तक मैंने इसमें अर्थव्यवस्था में 110 क्वेश्चन कवर कर दिया, और इसमें जो है मैंने अब तक इसमें देखे तो इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है, और इसमें कुछ तो फैक्चुअल नहीं लिए हो, ज्यादातर ऐसे मैंने पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल है ये। मगर हाँ, इस तरह से अगर मान लो अर्थव्यवस्था को समझते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो बेनिफिट्स होने वाले ही है, सीधे मेंस में आपको बेनिफिट करने वाले हैं, ऐसे राइटिंग में भी आपको बेनिफिट करने वाले हैं। मतलब अर्थव्यवस्था को अगर समझना है तो फिर इसी तरह समझा जाए, हर एक चीज बहुत बेसिक से समझ में आता है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी जो है वो कॉन्सेप्ट है, पूरी कॉन्सेप्ट है। तो स्वाभाविक है तैयारी हमारा इस प्रकार से हो कि कहीं भी कुछ मान लो प्रश्न पूछते हैं तो हमें फंसना नहीं है।
तो आज के लेक्चर में, अब तक के लेक्चर में मैंने कुल 110 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं इकोनॉमी का। तो इनको आप लगातार अगर प्रयास कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट करेगा। तो आज के लेक्चर में यही तक, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।